नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे मास्टरपीस को जो इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में एक एब्सोल्यूट माइलस्टोन मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं विलियम कॉनग्रीव के फेमस प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड की। अगर आप इस टेक्स्ट या उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपको आज एकदम बेसिक से शुरू करके सब कुछ समझाऊंगा और एंड तक आप इस टेक्स्ट के मास्टर बन जाने वाले हैं। अभी इस सेक्शन में हम सबसे पहले ऑथर की लाइफ और उस जमाने के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझेंगे, क्योंकि किसी भी बुक की आत्मा को समझने के लिए उसके ऑथर और उस टाइम की सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विलियम कॉनग्रीव के बारे में। विलियम कॉनग्रीव का जन्म 24 जनवरी 1670 को बार्ड से यॉर्कशायर में हुआ था। इनके फादर स्टैटफोर्ड शायर स्क्वायर के सेकंड सन थे, जिन्हें सिविल वॉर के दौरान टॉरीज को सपोर्ट करने की वजह से काफी सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। जब इनके फादर को ईरिश आर्मी में लेफ्टिनेंट की कमीशन मिली तो उनकी फैमिली किल्केनी शिफ्ट हो गई, जहां उनके फादर ने ड्यूक ऑफ ऑरमोंड की रेजिमेंट ज्वाइन की। इस शिफ्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि विलियम कॉनग्रीव को किल्केनी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। यहाँ पर उन्हें ना सिर्फ ओवरऑल अच्छी एजुकेशन मिली, बल्कि क्लासिकल लैंग्वेजेस और लिटरेचर में उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। यही वो फाउंडेशन थी जिसने उन्हें आगे चलकर अपने टाइम के सबसे विटी यानी चतुर और हाजिर जवाब लोगों में से एक बनाया। इसके बाद 1686 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज इन डब्लिन ज्वाइन किया, लेकिन किंग जेम्स टू के थ्रोन पर आने की वजह से पॉलिटिकल टेंशन वहां पर बहुत बढ़ गई और कॉलेज कुछ टाइम के लिए बंद हो गया। इस पॉलिटिकल क्योस के बीच उनके फादर ने उन्हें लॉ पढ़ने के लिए मिडल टेम्पल भेज दिया, लेकिन जैसा अक्सर क्रिएटिव माइंड के साथ होता है, लॉ की पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा। उनका इंटरेस्ट लिटरेरी परस्यूट्स की तरफ खींचने लगा और वो उस टाइम के विल्स कॉफी हाउस में भीड़ के बीच अपना वक्त बिताने लगे। यहीं पर उनकी दोस्ती उस जमाने के वेल स्टैब्लिश्ड राइटर जॉन ड्राइडन से हुई और उन्होंने धीरे धीरे फैशनेबल लिटरेरी सर्किट्स में अपनी मजबूत जगह बना ली। अब आते हैं उस वक्त की हिस्ट्री पर, जिसे समझे बिना इस प्ले की पॉलिटिक्स और सोसाइटी का मजा बिल्कुल अधूरा है। विलियम कॉनग्रीव ने 17th सेंचुरी इंग्लैंड के ट्रांजिशनल फेज को बहुत करीब से देखा है। उस वक्त सोसाइटी दो मेन आइडियोलॉजिकल कैंप्स में डिवाइडेड थी, एक थे विग्स और दूसरे थे टॉरीज। विलियम कॉनग्रीव खुद विग्स को सपोर्ट करते थे, जो एक ऑर्डर्ड और स्टेबल सोसाइटी के विजन में बिलीव करते थे। कहानी शुरू होती है थोड़ा पहले से, चार्ल्स वन के रूल के टाइम पर। डिवाइनली सैंक्शनड मोनार्की जहां पर मानी जाती थी, यानी कि ये माना जाता था कि राजा वो है जिसको भगवान ने भेजा है। और चार्ल्स वन के इसी विजन ने लोगों को काफी परेशान कर रखा था। उन्होंने बिना पार्लियामेंट के 11 साल तक रूल किया, नए टैक्सेस लगाए और फ्रांस और स्पेन के साथ पीस एग्रीमेंट्स किए। इस टेंशन की वजह से पार्लियामेंटेरियंस यानी कि राउंड हेड्स और रॉयलिस्ट यानी कैवेलियर्स के बीच वॉर शुरू हो गई। इसका एंड 1649 में चार्ल्स वन के ट्रायल और एग्जीक्यूशन के साथ हुआ। इसके बाद उनके बेटे चार्ल्स द सेकंड को एग्जाइल में भेज दिया गया और ओलिवर क्रॉमवेल और बाद में उनके बेटे रिचर्ड क्रॉमवेल ने रूल किया। लेकिन इनका रूल भी लंबा नहीं चला और कंट्री फिर से पॉलिटिकल क्योस में डूब गई। फिर साल 1660 में एक बड़ा टर्न आया, तब चार्ल्स द सेकंड अपना एग्जाइल खत्म करके वापस आए थे। इस पिवटल मोमेंट को हिस्ट्री में रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। ये पीरियड अपने लिबर्टिनिज्म की आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता है। लिबर्टिनीज का मानना था कि ह्यूमन सेंसेस ही दुनिया का सच है और आइडियलिज्म एक इल्यूजन है। पुराने स्ट्रिक्ट मॉरल रूल्स यानी प्योरिटनिज्म को कचरे के डब्बे में डाल दिया गया और अब एडल्ट्री, गैम्बलिंग और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मजा लेना सोसाइटी में ओपनली और गर्व से सेलिब्रेट होने लगे। क्योंकि चार्ल्स द सेकंड खुद इस लैविश लाइफस्टाइल को एंड्रोस करते थे, तो ये एक अपर क्लास ट्रेंड बन गया उस टाइम पर। इस दौरान फिलोसोफर थॉमस हॉब्स ने अपनी इन्फ्लुएंशियल बुक लेविथिन, जो कि 1651 में पब्लिश हुई थी, उसमें एक थॉट प्रोवोकिंग बात कही। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ह्यूमंस इनहेरेंटली अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए और अपनी भूख और एंडलेस पावर के स्ट्रगल में फंसे रहते हैं। उनका मानना था कि क्योस को कंट्रोल करने के लिए लोगों को अपनी पावर को एक सॉवरेन यानी एब्सोल्यूट रूलर को दे देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेट फायर ऑफ लंदन और 1665 के प्लेग जैसी ट्रेजेडीज ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद ये सारी कैलेमिटीज उनके रॉयल सेंस का डिवाइन पनिशमेंट है।
इस डायनेस्टिक अनसर्टेनिटी के बीच एक और मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ जिसे द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 कहते हैं। जेम्स द सेकंड के अथॉरिटेरियन और प्रो कैथोलिक पॉलिसीज से परेशान होकर इंग्लिश नोबलमैन ने उनकी प्रोटेस्टेंट डॉटर मैरी और उनके हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज को इनवाइट किया कि आकर थ्रोन संभाले बिना कोई बैटल लड़े। जेम्स द सेकंड देश छोड़कर भाग गए। इस रेवोल्यूशन ने इंग्लैंड में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की जहां पावर्स को बिल ऑफ राइट से कंट्रोल किया गया था। अब इंटेलेक्चुअल माहौल बिल्कुल बदल रहा था। एक मेजर विग पॉलिटिकल थिंकर जॉन लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी प्रपोज की। उनका मानना था कि गवर्नमेंट लोगों के कंसेंट यानी उनके सहमति से बननी चाहिए और लोगों की फ्रीडम और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना सबसे जरूरी है। इस टाइम पर एक नई मर्चेंट क्लास तेजी से इमर्ज हो रही थी जिनका मेन फोकस प्रॉपर्टी वेल्थ और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस पर था। चार्ल्स द सेकंड के दौर का वाइल्ड और रेकलेस लाइफस्टाइल अब पीछे छूट रहा था और विलियम द थर्ड ऑफ ऑरेंज और मैरी के दौर में मिडिल क्लास वैल्यू सिस्टम और प्रॉपर्टी पर जोर दिया जाने लगा। थिएटर पर भी मॉरल पॉलिसिंग शुरू हो गई। जेरमी कॉलियर नाम के क्रिटिक ने रिस्टोरेशन थिएटर की प्रोफेननेस यानी कि वल्गैरिटी को हेवीली क्रिटिसाइज किया है। ऐसे बदलते हुए कॉम्प्लेक्स माहौल में विलियम कॉनग्रीव ने अपना रास्ता बनाया। उन्होंने हॉबिसन मॉडल को रिजेक्ट किया। वैसे हॉबिसन मॉडल वो होता है जहां हर इंसान सिर्फ अपनी भूख के लिए पीछे भागता है, और लॉक इन प्रिंसिपल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी और रिफाइनमेंट थे उनको अपनाया। उनके प्लेस पुराने जमाने के रैकिश यानी चिचोरे हीरो से हटकर ऐसे रिफाइंड कैरेक्टर्स को दिखाते हैं जो अपनी डिजायर्स को केयरफुली कंट्रोल करते हैं। ये सारी सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा और बदलाव द वे ऑफ द वर्ल्ड के फाउंडेशन को सेट करता है। ये कॉमेडी साल 1700 में प्रीमियर हुई थी और इसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है। और इस प्ले के जरिए हम देख पाएंगे कि कैसे पैसा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स और रिफाइंड इंटेलेक्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स को उस जमाने में शेप करते थे। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर जहां हम विलियम कॉनग्रीव के मास्टरपीस द वे ऑफ द वर्ल्ड की स्टोरी और उसकी कंप्लीट समरी को डिटेल में समझेंगे। ये कहानी काफी सारे ट्विस्ट, डिसेप्शंस और विटी डायलॉग से भरी हुई है, तो चलिए एक एक करके सभी एक्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। प्ले डायरेक्टली स्टोरी से शुरू नहीं होता। सबसे पहले विलियम कॉनग्रीव ने हॉयस के दो कोटेशंस को यूज किया है एज एन एपिग्राफ। इनका मतलब बेसिकली ये सेट करना है कि प्ले में ब्यू मॉन्डे यानी फैशनेबल हाई सोसाइटी के लोग अपनी रोमांटिक डिजायर्स, पावर्स और पैसों के लिए मैकविलियन ट्रिक्स यानी चालाकियां यूज करने वाले हैं। इसके बाद आती है डेडिकेशन और प्रोलॉग जहां विलियम कॉनग्रीव अपनी ऑडियंस पर थोड़ा सा आयरॉनिकल ताना मारते हैं। वो कहते हैं कि ऑडियंस के पास इतनी समझ नहीं है कि वो एक सटारिकल कॉमेडी को प्रॉपरली अप्रिशिएट कर सके। उस जमाने में नए मिडिल क्लास मॉरलिस्ट थिएटर को वल्गैरिटी के लिए टारगेट कर रहे थे, तो विलियम कॉनग्रीव ने उन पर भी सरकाज़म के थ्रू अटैक किया। जैसे ही एक्ट वन शुरू होता है, हम देखते हैं कि एक चॉकलेट हाउस का सीन आता है। यहाँ हमारा हीरो मीराबेल एक विलन फेन हॉल से कार्ड्स की गेम में हार रहा है। दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन है। हमें पता चलता है कि मीराबेल लेडी विशफॉर्ड की नीस मीलामेंट से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेडी विशफॉर्ड मीराबेल से सख्त नफरत करती है। क्यों? क्योंकि पास्ट में मीराबेल ने लेडी विशफॉर्ड के साथ प्यार का झूठा नाटक किया था ताकि वो मीलामेंट के करीब रह सके। जब सच्चाई सामने आई तो लेडी विशफॉर्ड की ईगो हर्ट हो गई। अब ट्विस्ट ये है कि मीलामेंट की आधी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लेडी विशफॉर्ड के कंट्रोल में है, तो उनकी मर्जी के बिना शादी करना पॉसिबल नहीं है। इस एक्ट में दो और फनी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, विटवुड और पेटुलेंट, जो दोनों मीलामेंट को इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इनमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और एक्ट टू सेंट जेम्स पार्क में सेट है। यहाँ मिस फेनॉल और मिस मारवुड के बीच एक बातचीत हो रही है। बातों बातों में हमें प्ले के कुछ सबसे बड़े सीक्रेट्स पता चलते हैं। पहला सीक्रेट ये है कि मिसेस मारवुड एक्चुअली फेन हॉल की मिस्ट्रेस है, और फेन हॉल ने अपनी वाइफ से सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने और मिसेस मारवुड के रिलेशनशिप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट मीराबेल और मिसेस फेन हॉल के बारे में है। हमें पता चलता है कि मिसेस फेन हॉल पास्ट में मीराबेल की लवर रह चुकी है, और उनकी शादी फेन हॉल से खुद मीराबेल ने करवाई थी ताकि एक प्रेगनेंसी स्केयर और अफेयर को छुपाया जा सके। इसी एक्ट में मीराबेल अपना मास्टर प्लान रिवील करता है। उसने अपने सर्वेंट वेटवेल की शादी लेडी विशफॉर्ड की मेड फॉबेल से करवा दी है। अब वेटवेल अपना नाम और भेस बदलकर सर रॉलैंड बनकर अमीर आदमी होने का नाटक करेगा और लेडी विशफॉर्ड को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा। प्लान ये है कि जैसे ही लेडी विश्वास शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगी, मीराबेल उन्हें ब्लैकमेल करेगा ताकि वो मीलामेंट की प्रॉपर्टी रिलीज कर दे।
एक्ट 3 लेडी विशवॉर्थ के घर पर शुरू होता है। लेडी विशवॉर्थ अपनी ओल्ड एज और फेडिंग ब्यूटी को मेकअप और ब्रांडी के सहारे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। इसी दौरान मिसेस मारवुड एक क्लोजेट में छुपी होती हैं और मीराबेल का पूरा प्लान सुन लेती हैं। उसे ये भी पता चल जाता है कि मीलामेंट और बाकी सब उस पे हंसते हैं और जानते हैं कि वो सीक्रेटली मीराबेल से प्यार करती है। गुस्से से भरी मिसेस मारवुड तुरंत जाकर फेन हॉल को सब बता देती है। जब फेन हॉल को पता चलता है कि उसकी वाइफ और मीराबेल का अफेयर था, तो वो बदला लेने का प्लान बनाता है। फेन हॉल डिसाइड करता है कि वो लेडी विशवॉर्थ को ब्लैकमेल करेगा। वो धमकी देगा कि अगर उन्होंने मीलामेंट की फॉर्च्यून उसके नाम नहीं की, तो वो उसे अपनी वाइफ मिसेस फेनॉल और मीराबेल के अफेयर का पर्दाफाश करके उनके परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। एक्ट 3 यहाँ पर खत्म हो जाता है। एक्ट 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें लिटरेचर का सबसे फेमस प्रोविसो सीन आता है, यानी कंडीशन सीन आता है। यहाँ मीराबेल और मीलामेंट एक दूसरे से फॉर्मली शादी के बारे में बात करते हैं, लेकिन इमोशनल या फिर रोने धोने वाले लवर्स की तरह नहीं। वो एक्चुअली कंडीशंस और रूल्स यानी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करते हैं कि मैरिज के बाद उनकी लाइफ कैसी होगी, ताकि वो एक कंपैशनेट मैरिज यानी बराबरी की शादी से जी सके। ये सीन प्रूव करता है कि उनका रोमांस लॉजिक, इक्वालिटी और प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड है। दूसरी तरफ घर में कॉमेडी चल रही है। विटवुड का बड़ा भाई सर विलफुल नशे में धुत है और मीलामेंट को प्रपोज करने की नाकाम कोशिश करता है। वहीं वेटवेल, जो अब सर रॉलैंड बन चुका है, आकर लेडी विशफोर्थ को वू करता है, जो कि बहुत ही मजाकिया सीन बन जाता है प्ले के अंदर। फाइनल एक्ट में टेंशन अपने पीक पर आती है। लेडी विशफोर्थ को मीराबेल के प्लान का सच पता चल चुका है। तभी फेन हॉल एंट्री लेता है और अपना ब्लैकमेल शुरू करता है। वो अपनी वाइफ और मीलामेंट की बची हुई दौलत प्लस लेडी विशफोर्थ के सारे शेयर पर भी क्लेम करता है। जब हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, तो हीरो मीराबेल सामने आता है। वो एक ऐसा प्रूफ दिखाता है जो फेन हॉल के सारे प्लान्स पर पानी फेर देता है। असल में मिसेस फेन हॉल ने फेन हॉल से शादी करने से पहले अपनी सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी सीक्रेटली मीराबेल के नाम ट्रांसफर की थी। एक ट्रस्ट में बेसिकली उन्होंने ट्रांसफर कर दी थी। इस डॉक्यूमेंट ने फेन हॉल का पूरा गेम पलट दिया, क्योंकि अब उसके क्लेम करने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था। हार कर गुस्से में फेन हॉल और मिसेस वुड स्टेज से चले जाते हैं। लेडी विश्वनाथ को एहसास होता है कि फेन हॉल असली विलन है। वो खुश होकर मीराबेल को माफ कर देती है और उसकी शादी मीलामेंट से करवाने की परमिशन दे देती है। प्ले एक हैप्पी एंडिंग के साथ कंप्लीट होता है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी इस ब्रिलियंट कॉमेडी ऑफ मैनर्स की फुल स्टोरी। कहानी और समरी तो हमने बहुत अच्छे से समझ ली, पर किसी भी ग्रेट लिटरेचर की असली पहचान उसके थीम्स में छुपी होती है। इस वीडियो के फाइनल सेगमेंट में हम द वे ऑफ द वर्ल्ड की उन डीप थीम्स और सिंबल्स को डिकोड करेंगे, जो इस प्ले को इंग्लिश लिटरेचर का एक मास्टरपीस बनाते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि विलियम कॉन्ग्रीव सिर्फ लोगों को हंसा नहीं रहे थे, बल्कि अपनी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सच सामने रख रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और मेजर थीम है क्लास पॉलिटिक्स और पुरानी अथॉरिटी का खत्म होना। कहानी में जो लेडी विश्वनाथ का घर है, वो सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि वो पुराने एरिस्टोक्रेटिक यानी राजा महाराजा वाले वैल्यू सिस्टम का एक सिंबल है, जो कि अब कोलैप्स हो रहा है। आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट सेक्शन जहां पर हम कंटेक्स्ट को डिस्कस कर रहे थे, उसमें द ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड की सोसाइटी बदल रही थी, ये बताया था। नई सोसाइटी में विग मॉडरेशन यानी डेकोरम, मैनर्स और सेल्फ कंट्रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, जबकि पुराने जमाने के एरिस्टोक्रेटिक एक्सेसेस यानी हद से ज्यादा दिखावा और वाइल्ड बिहेवियर को लोग अब पसंद नहीं कर रहे थे। प्ले में मीराबेल नई जनरेशन और नई सोच को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लेडी विश्वनाथ पुरानी सोसाइटी को। मीराबेल अपनी चालाकी से लेडी विश्वनाथ की पूरी अथॉरिटी को सबवर्ट कर देता है। इससे प्लेराइट हमें ये दिखाता है कि कैसे फिजिकल वायलेंस या फिर गुस्से की जगह अब इंटेलेक्ट और सोशल इंटरव्यूज ने ले ली है। इस नई बदलती हुई सोसाइटी में एक आइडियल जेंटलमैन कैसा होना चाहिए, इससे हमें ये भी पता चलता है। विलियम कॉनग्रीव ने इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल मीराबेल के कैरेक्टर के थ्रू दिया है। मीराबेल एक टिपिकल रिस्टोरेशन रेक या फिर छिछोरा हीरो नहीं है जो सिर्फ अपने डिजायर्स के पीछे भागता है। वो बहुत ही सेल्फ रिस्ट्रेन्ड है और अपने इमोशन पर उसका पूरा कंट्रोल है। वो प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके पास जेन्युइन फीलिंग्स भी हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट है फेन हॉल। फेन हॉल एक फॉर्च्यून हंटर है जो एग्रेसिव सेंसुअलिटी और बिटर साइनिसिज्म से भरा हुआ है। उसके पास दिमाग तो है, लेकिन वो सेल्फिश और क्रूअल है। इस कंट्रास्ट के थ्रू प्ले प्रूव करता है कि नए जमाने का हीरो मीराबेल जैसा होना चाहिए, जो अपने इंटेलेक्ट को सही जगह और बैलेंस के साथ यूज कर सके।
अगला थीम है लव, मैरिज एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। ये थीम आज के हिसाब से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उस जमाने की सोसाइटी में बिना पैसों के रोमांटिक लव की कोई वैल्यू नहीं थी। प्ले में मीराबेल और मीलामेंट का प्यार बहुत सच्चा है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। उन्हें पता है कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए उनकी शादी सिर्फ प्यार का मिलन नहीं, बल्कि रोमांस और मटेरियलिस्टिक कंसीडरेशन का एक परफेक्ट इंटरसेक्शन है। हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, कंपैशनेट मैरिज का। एक ऐसी शादी जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी पर बेस्ड हो। एक्ट 4 का फेमस प्रोविसो सीन इसका बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन यहाँ सोसाइटी का एक कड़वा सच और डबल स्टैंडर्ड भी दिखाई देता है। मीराबेल का पास्ट में मिसेस फेनहॉल के साथ अफेयर था, फिर भी सोसाइटी उसे माफ कर देती है और उसे प्ले के एंड में एक वर्जिन लड़की मीलामेंट मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिसेस फेनहॉल को प्ले के एंड में अकेला और वल्नरेबल छोड़ दिया जाता है। ये क्लियरली उस टाइम के जेंडर बायस्ड मॉरल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। क्योंकि ये प्ले क्लासिक कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, इसलिए इसमें विटिंग यानी कि हाजिर जवाबी सबसे बड़ा हथियार है। उस सोसाइटी में आप कितने स्मार्ट हैं, ये बात इस चीज से डिसाइड होती थी कि आपकी बातों में कितना वजन और सरकाज़म है। लेकिन विलियम कॉनग्रीव ट्रू विट और फॉल्स विट के बीच एक क्लियर लाइन ड्रॉ करते हैं। मीराबेल और मीलामेंट ट्रू विट्स हैं, क्योंकि उनकी बातों में एक आयरॉनिकल सेल्फ अवेयरनेस है, यानी खुद की समझ है। वहीं विटवुड एक फॉल्स विट है, जो सिर्फ फैशन के लिए फोर्स्ड और मैकेनिकल डायलॉग्स मारता है। इसके अलावा इस प्ले में एक छोटा सा मोटिव मास्क और मेकअप का भी है। लेडी विशफॉर्ड का मेकअप उनकी एजिंग बॉडी और फेडिंग सोशल पावर को छुपाने की एक डेस्परेट कोशिश है। हर कैरेक्टर अपना असली चेहरा और अपने ट्रू इमोशंस को मास्क के पीछे छुपा कर रखता है, क्योंकि उस सोसाइटी में सबसे बड़ा डर है रेपुटेशन खोने का। वीडियो को रैप अप करते हुए मैं आपको इसके टाइटल द वे ऑफ द वर्ल्ड का सच्चा मतलब बताता हूँ। प्ले का मेन फोकस लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स पर बहुत ज्यादा है। फिलोसोफर जॉन लॉक के आइडियाज से इन्फ्लुएंस होकर विलियम कॉनग्रीव दिखाते हैं कि दुनिया में पावर स्ट्रगल्स तो हमेशा रहेंगी, लेकिन एक सिविलाइज सोसाइटी को लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और म्यूचुअली एग्रीड टर्म से ही चलाया जा सकता है। प्ले के एंड में मीराबेल एक पुरानी डीड, एक लीगल डॉक्यूमेंट निकाल कर ही फेनहॉल को हराता है। द वे ऑफ द वर्ल्ड का एक्चुअल मतलब यही है कि यह दुनिया ऐसी ही है, चालाकी, पैसा, पॉलिटिक्स और डिसेप्शन से भरी हुई है। आप ना तो पूरी तरीके से साधु यानी सेंट बनकर यहाँ पर सरवाइव कर सकते हो, और ना ही फेन हॉल की तरह प्योर विलन बनकर। सर्वाइवल का एक ही रास्ता है, प्रेगमेटिज्म। आपको इस दुनिया के रूल्स को समझना होगा, अपना एक मास्क पहनना होगा, अपने इंटेलेक्ट का सही यूज करना होगा और इस क्योटिक सोसाइटी में एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। एंड दैट ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ दिस इनक्रेडिबल मास्टरपीस। उम्मीद है आपको विलियम कॉनग्रीव का ये ब्रिलियंट प्ले, इसकी समरी और इसके अंदर के छुपे हुए सोसाइटी की सच्चाई इजीली समझ आ गई होगी। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है इस टेक्स्ट को लेकर या लिटरेचर के किसी भी टेक्स्ट को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।